Welcome back to the channel. Now in this video we are going to study further our different kind of glands. हम इस वीडियो में अलग अलग ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देख लिया था? हमने पिछले लेक्चर में हाइंड ब्रेन को देख लिया था, हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है उनको देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं। ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या ऐसी ग्रंथियां होती थी जिनमें डक्ट्स पाई जाती थी। एंडोक्राइन में ऐसी ग्रंथियां होती थी, ऐसे ग्लैंड्स होती थी जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती थी। ये अपने सराउंडिंग में अपने कंपाउंड्स को रिलीज करती थी, और सराउंडिंग से ये किस में जाती थी? ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से होते हुए बॉडी के पार्ट, जिस भी पार्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे पहुंच जाती थी। मिक्स्ड ग्लैंड में ये दोनों एक्टिविटी उसमें पाई जाती थी। जैसे देख लीजिए, ये डक्टेड पार्ट है और ये एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट डायरेक्ट सराउंडिंग से कहाँ चला जाएगा? ये ब्लड कैपिलरीज में, और ये डक्ट वाला पार्ट अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में डक्ट के थ्रू ले जाएगी एंजाइम्स को या किसी भी चीज को। ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया था। आज हम अपने बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारे बॉडी में जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में क्लास 10th के लेवल पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ गया डस्टर? डस्टर तो नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, मिटाता हूँ। ये तो पिछले लेक्चर का है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। सॉरी 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 सॉरी, लिख मत लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मिटाते हैं इसको और अपना टॉपिक डालते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एक बार मुझे देख लेने दीजिए ताकि ये विजिबल है या नहीं है। अच्छे से विजिबल होना चाहिए, बार बार देखना पड़ेगा विजिबल है या नहीं। विजिबल नहीं था तो आप हेडिंग डालिए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? एंडोक्राइन का मतलब समझ गए? एंडोक्राइन का मतलब इसमें डक्टलेस ग्लैंड्स आएंगी। कौन सी ग्लैंड? डक्टलेस ग्लैंड्स। और इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स इसमें आएंगी हम उनको लिख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। द थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड gland. The fourth one is parathyroid gland, parathyroid gland. The fifth is thymus gland, thymus gland. Adrenal gland, adrenal gland. The seventh one is adrenal gland के बाद testis and ovaries, testis and ovaries. टेस्टिस एंड ओवरीज आर ऑल्सो ग्लैंड, मतलब ये भी ग्लैंड के रूप में काम करती है। बताएंगे कैसे। तो ये हमारे बॉडी के क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं, यानी कि इनके भीतर ही हॉर्मोन्स या कुछ ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो डायरेक्टली कहाँ डिफ्यूज होंगे? डायरेक्टली डिफ्यूज होंगे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू होते हुए बॉडी के जिस पार्ट में उनकी आवश्यकता है वे वहां पे चले जाएंगी। क्लास 10th के लेवल पर हमें बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम लिमिटेड पार्ट पढ़ना है, क्योंकि हम क्लास 10th में हैं। इसीलिए क्लास 11th में इसका पूरा एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो वहां पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा उसको पूरे डिटेल में। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ बता दिया है क्या पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, एक आध हार्मोन के बारे में बता दिया गया है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और ये सभी ग्लैंड्स को लगभग सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है अकेले पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस।
अच्छा, एक और बात, हम हाइपोथैलेमस को हम किस में पढ़े थे? हमने हाइपोथैलेमस को डायंसेफ्लॉन और डायंस पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? डायंसेफ्लॉन का। और डायंसेफ्लॉन किसका पार्ट है? हमारे फोर ब्रेन का। तो एक बात और याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और ग्लैंड होगा, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, जो एक ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है। तो हम सभी ग्लैंड्स के बारे में लिख लेते हैं, उनका हार्मोन, उनका क्या क्या काम है, ठीक है? तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप कम से कम हार्मोन को उनके ग्लैंड्स को याद रख लीजिएगा कि कौन से ग्लैंड से कौन सी हार्मोन निकलती है, और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज आल्सो एक्ट एज अ ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एकदम मस्त विजिबल है। तो हम शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है? मिटा दूं, बाकी को हम मिटाते हैं। पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, secrete releasing hormone, hormones, secrete releasing hormone क्या करता है? ये रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, जीएनआरएच, ठीक है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट करता है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, हार्मोन। it controls the pituitary gland, it controls the pituitary gland, so it is called, so it is called master of master gland, master gland। देखिए, ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड स्वयं अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। लेकिन हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है कि अगर वो बंद कर दिया जाए तो पिट्यूटरी अपना काम कर ही नहीं सकती है। आप सोचिए, जब तक आपको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा, पिट्यूटरी क्या होती है? पिट्यूटरी इन्फ्लुएंस होती है। पिट्यूटरी किसके इन्फ्लुएंस में रहती है? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में रहती है। पिट्यूटरी किसके, जैसे ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, और यहां होती है पिट्यूटरी, यहां ऐसे होती है पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये है अपना हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पूरे को बोल दीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ये कंट्रोल की जाती है, भले ही ये अलग अलग ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है। किसके द्वारा? कुछ रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। कुछ रिलीजिंग हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि ग्रोथ हार्मोन, मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस को बोलना है कि आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज करिए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। तो कैसे कहेगा? ये सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कराने वाला हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और ये कहां जाएगा? ये जाएगा पिट्यूटरी के पास। कहां जाएगा? पिट्यूटरी। ये कहां जाएगा? पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी, सिक्रीट करेगी क्या? ग्रोथ हार्मोन। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कंट्रोल हो रहा है हार्मोन?
ये मैंने एक एग्जांपल देकर बताया है कि ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और ये कहां जाएगा, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी क्या, इसके इन्फ्लुएंस में, इसके कारण पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी ग्रोथ हार्मोन को, और ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएगा। तो हमने हाइपोथैलेमस के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसको लिख लीजिए, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। मिटा दूं, मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। द सेकेंड ग्लैंड इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, it is also called as master gland, master gland, because it controls most of endocrine glands, glands एग्जाम्पल में थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। यानी कि पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं टेस्टिस, टेस्टिस एंड ओवरीज, इनको भी कंट्रोल करती है, इनको भी कंट्रोल करती है। जैसे देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स टेस्टिस, मेल में टेस्टिस के पास जाती है और फीमेल में ओवरीज के पास जाती है, और इनसे या तो मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराती है, और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन सिक्रीट कराती है। आप समझ गए, टेस्टोस्टेरोन मेल के केस में और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन सिक्रीट कराती है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन मेल में मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, दाढ़ी आना, क्या शोल्डर का चौड़ा होना, हमारे मसल का बिल्डअप होना, बहुत सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से एस्ट्रोजन फीमेल्स में क्या करेगा, हिप गर्डल का बड़ा होना, थाइस के पास फैट का जमा होना, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड का विकसित होना, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स जो है उनका डेवलपमेंट कराना, ये सारे कैरेक्टर को ये कंट्रोल करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन को सिक्रीट कर रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है FSH एंड LH, और ये जा रहा है हमारे कहा, टेस्टिस और ओवरीज में, और इनसे सिक्रीट करवा रहा है क्या, टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। और इसको जो कंट्रोल करता था हाइपोथैलेमस, उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ में आया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं, लिख लीजिए इसको। दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं। थर्ड ग्लैंड क्या है, थर्ड ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड था थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड के हम पोजीशन को देख लेते हैं। ये है हमारी ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बारे में हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ट्रैकिया के बारे में हमने पढ़ लिया है किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आप वहां पे जाके लेक्चर देख सकते हैं ट्रैकिया का। ट्रैकिया के दोनों तरफ ऐसे एक ग्लैंड पाई जाती है। इसको मिटाते हैं। ये है हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया, ये क्या है, ट्रैकिया। और ऐसे कुछ ग्लैंड पाई जाती है, ऐसी कुछ ग्लैंड पाई जाती है ट्रैकिया में।
और इसी को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसी को क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। देखिए ऐसे होते हैं, ठीक है। ये है हमारी ट्रैकिया, ये है हमारी ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या सीक्रेट करती है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरॉक्सिन सीक्रेट करती है। थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में क्या करता है? थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है यानी कि हमने जो भोजन, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमने मेटाबॉलिज्म को रेस्पिरेशन और डाइजेशन में मिला जुला कर कंबाइन करके समझ लिया था कि हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का टूटना भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और जो हम रेस्पायर कर रहे हैं, इन सभी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इन सभी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दो प्रकार की होती हैं, केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। केटा मतलब होता है टूटना और एना मतलब होता है बनना। एना मतलब बनना और केटा मतलब टूटना। तो इन सभी क्रियाओं को ये कंट्रोल करती है थायरॉक्सिन। ये क्या करती है? थायरॉक्सिन। उसके बाद ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में भी मदद करती है। आपने एक बात सुना होगा कि आपने हमेशा ऐड देखा होगा टीवी में या कहीं भी, हमेशा कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। तो ये जो आयोडीन है ये हमारे थायराइड ग्लैंड में जा करके थायरॉक्सिन को बनाने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड में जा करके ये थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन में यानी कि थायरॉक्सिन को बनाने में मदद करता है। अगर ये थायरॉक्सिन को बनाने में मदद, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा नमक या ऐसा सॉल्ट नहीं खा रहा है, या उसके भोजन में आयोडीन नहीं है, उसके भोजन में आयोडीन की कमी है, तो अगर आयोडीन वो नहीं खाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन बनेगा नहीं। और थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। उसके शरीर में जो वो जो भोजन कर रहा है वो भोजन ठीक से टूट नहीं पाएगा, तो उसको लेथार्जी, उसको क्या होगा? उसको थकान महसूस होने लगेगा। वो भोजन कर रहा है लेकिन वो भोजन टूटेगा, उस भोजन का वो ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का केटाबॉलिज्म होगा। ग्लूकोज टूटेगा तब ना उससे क्या मिलेगी? एनर्जी। अगर ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड होगी? तो ये जो थायरॉक्सिन है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इन सभी चीजों को ये कंट्रोल करता है। अगर ये ठीक से रिलीज नहीं हो तो क्या होगा? हम जिनके भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है जिसके कारण घेगा रोग, उस रोग को क्या कहते हैं? घेगा रोग बोलते हैं। गर्दन के पास यहाँ पे वेंट्रली ये बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है। थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाता है, किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्वाइटर या घेगा रोग, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको रेस्पिरेशन देखना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन दो प्रकार की होती है, केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एना मतलब किसी चीज का हमारे बॉडी में किसी कंपाउंड का बनना, और केटा मतलब होता है उस कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड का टूटना। तो इन दोनों को साथ में मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये बोथ आर सॉरी, हाँ, हालांकि ये दोनों कैसी रिएक्शंस है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। रेस्पिरेशन किस में होता है? रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस किस में होता है? सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो वो भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस है और रेस्पिरेशन भी एक प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन है। समझ में आया? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ brain during 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 pregnancy। अगर ये कम सीक्रेट होगा तो थायरॉक्सिन अगर कम सीक्रेट होगा, अगर ये कम बनेगा तो क्या होगा? फटीग महसूस होगा। फटीग महसूस होने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज ठीक से टूट नहीं पाएगा। ये जो ग्लूकोज है ठीक से बॉडी सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा नहीं, और ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एनर्जी बनेगी नहीं, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारे बॉडी में एनर्जी का हमेशा ऐसा लगेगा कि हम थके हुए हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए, किस लिए? इसीलिए थायरॉक्सिन के कारण। तो आपने देख लिया कि ये कैसे थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरॉक्सिन रिलीज करती है। बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन। यहाँ पे I2 लिख लीजिए, आयोडीन। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई व्यक्ति आयोडीन डेफिशिएंट है, उसके डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उससे कौन सा रोग होगा? उससे एक डिसीज आएगी जिसको हम बोलते हैं गोइटर, जो मैं लिखा दे रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा दे रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है? अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये ट्रैकिया के ऊपर होती है। ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। लिख लिए होंगे आप। इन केस if person not consuming iodine properly, I2 properly, अब 1 किलो I2 नहीं खाना है, आयोडीन उसको मात्रा में ही खाना होगा। I2 properly, it leads to a disease that is goiter, swelling of thyroid gland. इन केस इफ पर्सन नॉट कंज्यूमिंग I2 प्रॉपर्ली, यानी कि कोई आदमी है, कोई मनुष्य है, वो ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, आयोडीन को प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो इससे होगा क्या? इट लीड्स टू अ डिसीज दैट इज गोइटर। मतलब ये एक बीमारी को उत्पन्न करेगी, जिस बीमारी को हम क्या कहते हैं? गोइटर। और गोइटर में होता क्या है? ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोइटर। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? गोइटर। चलिए मिटा दूं। देखिए, अगर हम अपने ये है, अब ये क्या था? ये था थायराइड ग्लैंड। ये क्या था? ये था थायराइड ग्लैंड। अगर इस थायराइड ग्लैंड को हम पीछे की तरफ से देखें तो यहाँ पे ऐसे मटर के दाने के आकार की कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं पीछे की तरफ। ये आगे की तरफ से हमने अभी अभी देख लिया है, ये ट्रैकिया, और आगे की ओर से हमने अभी अभी देख लिया, ठीक है। अगर हम इसको निकाल लें और पीछे की तरफ से देखें तो इस पे पाई जाएंगी कुछ ग्लैंड्स, जिनको बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इनको भी, जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड। इनके बारे में ये बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन ब्लड एंड बोन, यानी कि जो ब्लड में कैल्शियम लेवल और बोन के कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करने का काम करती है। ये ब्लड में और किस में? बोन में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। आपके लिए बस इतना ही जानना है। अगली कक्षा यानी कि क्लास 11th में हम जानेंगे कि कौन ऐसी हॉर्मोन्स हैं जो अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो रहा है तो ब्लड के कैल्शियम को उठा करके बोन में डिपॉजिट कराती है। बोन में क्या कराती है? बोन में जमा करती है। लेकिन अगर बोन में कैल्शियम ज्यादा होगा तो वहां से उठाकर ये कहाँ भेजती है? ब्लड में। तो ये दो ऐसी हॉर्मोन्स होती हैं जो एक दूसरे के वाइस वर्सा, यानी कि एक दूसरे के उल्टा काम करती है, एंटागोनिस्टिक। लेकिन इस कक्षा में क्लास 10th में हमको इतना ही जानना है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है, ये कैल्शियम को ब्लड में एंड बोन में मेंटेन करने का काम करती है। कैल्शियम आयन को, किस आयन को? कैल्शियम आयन को। इट प्रेजेंट बिहाइंड
बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट प्रेजेंट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ मौजूद होती है? ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर मौजूद होती है। पी इन शेप, पी इन शेप, छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी और बहुत छोटी होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर मौजूद होती है। मिटा दूं। इसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। क्या आता है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस, आप नंबरिंग दे लीजिएगा, मैं नंबरिंग भूल गया। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। देखिए ये होता कहाँ है पहले। ये हमारा ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम की हड्डी है, ये स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम यानी कि ये वाला बीच वाली हड्डी, ये जो बीच वाली हड्डी है, ये क्या है? बीच वाली हड्डी। और स्टर्नम के नीचे होता है ये जो थाइमस है, ये थाइमस है। स्टर्नम को हटाएंगे तो स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टर्नम के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है, यानी कि बिलो द स्टर्नम। इट प्रेजेंट, इट प्रेजेंट बिलो द स्टर्नम। देखिए होता क्या है, चाइल्ड, बच्चा, चाइल्ड और प्यूबर्टी एंड ओल्ड एज, ओल्ड। बच्चा जब हम लोग होते हैं, हम लोग जब छोटे होते हैं तो थाइमस भी छोटा होता है। प्यूबर्टी में ये बड़ा होता है और ओल्ड एज में फिर से ये छोटा हो जाता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं थाइमस प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहा है और फिर से प्यूबर्टी से, यानी कि जब युवा अवस्था है, जब प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के बाद जब हम ओल्ड एज की तरफ जैसे जैसे धीरे धीरे आ रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे इसका आकार, जो इसका शेप है, वो शेप क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। थाइमस ग्लैंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। अगर एकदम स्पेसिफिक बोला जाए तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि ये हमारे बॉडी को किससे बचाता है? ये हमारे बॉडी को कीटाणुओं से, यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सभी से हमारे बॉडी को बचाता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, हमारे शरीर की, आप इस डायग्राम को देखकर आराम से बताइए कि जब हम छोटे होंगे तब हमारी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, यानी कि इम्यूनिटी अधिक होगी, या ओल्ड एज में या प्यूबर्टी में? तो आप क्लियरली देख के बता सकते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी वी हैव द मोस्ट इम्यून पावर। यानी कि जब हम प्यूबर्टी में होते हैं हमारा इम्यून पावर सबसे अत्यधिक काम कर रहा होता है। बच्चा का इम्यून पावर बहुत कम होता है, उसी प्रकार से ओल्ड एज में यानी कि बूढ़े आदमी का भी कम होता है। लेकिन प्यूबर्टी के समय इम्यून पावर, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये बच्चा से जब हम बड़े होते हैं तो बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है? घट जाता है। ये है थाइमस ग्लैंड। अगला कौन सा ग्लैंड है? अगला ग्लैंड शायद एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। देखिए एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनीज के ऊपर होता है। मान लीजिए ये किडनी है, मान लीजिए ये क्या है? किडनी। तो किडनी में ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। किडनी के इंटीरियर पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ये है हमारी किडनी, ये हमारी किडनी, और ये है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है? ये है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से वैसे तो बहुत सारी हॉर्मोन्स सिक्रीट होती है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड, सेक्सो कॉर्टिकॉइड, ऐसी बहुत सारी हार्मोन सिक्रीट होती है। लेकिन हम यहाँ पे एक खास हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रिनलिन, 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 एड्रिनलिन। आपने एक आपने
एक चीज सुनी होगी कि अगर कोई एथलीट एथलीट अगर किसी खेल में जाने से पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, अगर उसके ब्लड में इसकी मात्रा अगर अधिक मिलती है तो उसको खेल से बैन कर दिया जाता है या छांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे ये फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी कहलाता है। जैसी स्थिति बनेगी ये उस स्थिति में अपने आप बॉडी को हमारे अडाप्ट करने के लायक बनाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं सांप देख लिया, तो सांप देख लिया तो आप क्या करेंगे? वहां से भागेंगे। क्या करेंगे? भागेंगे। तो उस समय आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एड्रीनलिन रिलीज होता है, और एड्रीनलिन रिलीज होने के कारण आपका हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि आपको उस समय भागना है। हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब हमारा ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट करेगा, हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, यानी कि एड्रीनलिन जैसे ही रिलीज होगा हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हमारे मसल्स एकदम ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। आपने सांप देखा है ऐसे हो गए? नहीं। हमारे मसल्स में एक प्रकार का क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होने लगेगा और हम बहुत जल्दी वहां से भागना शुरू कर देंगे। हमारे बॉडी का पोस्चर बदल जाएगा, हमारे हमारी जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, हम किसी चीज को एकदम हमारा फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एड्रेनलिन को एक फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, या तो लड़ो या वहां से भाग जाओ। तो इसी को हम टेस्ट करते हैं किसी एथलीट को खेल में जाने से पहले। अगर ये ज्यादा मिला तो क्या होगा? उसको खेल से बैन कर दिया जाता है। एड्रेनलिन को हम बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे सीक्रेट लिखना था, सीक्रेट एड्रेनलिन। इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन, या तो लड़ो या तो भागो, फाइट या फ्लाइट। अच्छा भैया, हम फाइट तो समझ गए, फ्लाइट तो समझ गए, यानी कि भाग जाना। और फाइट मतलब क्या? लड़ते समय भी आपको अगर किसी चीज से लड़ रहे हैं तो उस समय भी आपके बॉडी को बहुत ज्यादा पावर चाहिए। एक और चीज, ये क्या करता है? आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन किसके पास होता है? लीवर के पास। तो जैसे ही एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, ये ग्लाइकोजन जल्दी जल्दी ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज जल्दी जल्दी किस में बदलेगा? एनर्जी में, एटीपी में। ध्यान से देखिए, लीवर में होता है ग्लाइकोजन, जैसे ही एड्रेनलिन रश करेगा हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी अचानक से चाहिए। हम जो भोजन रोज करते हैं उस पूरे भोजन का उपयोग हम एक दिन में कर नहीं पाते हैं। उस भोजन का कुछ मात्रा हमारे लीवर में भेज दिया जाता है, ताकि हम किसी दिन भूखा रहें, उपवास रख लें, हमें भोजन नहीं मिले तो उस भोजन को ग्लाइकोजन में बदलकर कहाँ संचित कर दिया जाता है? कहाँ स्टोर कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है लीवर के पास। तो अगर एड्रेनलिन रश हो रहा है, यानी कि रिलीज हो रहा है, तो ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जानते हैं कि ग्लूकोज से क्या मिलती है? एटीपी। और ये प्रोसेस कैसे होता है? रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेस्पिरेशन आप बिना पढ़े आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़े होंगे तो एकदम आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज से कैसे एटीपी प्लस CO2 और ऊर्जा पानी कैसे निकलती है। तो लड़ते समय भी आपको सेम कंडीशन को फॉलो करना है, क्योंकि लड़ते समय भी आपको एनर्जी चाहिए, भागते समय भी एनर्जी चाहिए। लड़ते समय भी फोकस चाहिए और भागते समय भी फोकस चाहिए। आप कहीं भी नहीं भाग सकते, पानी में नहीं भाग जाएंगे, आप रास्ते में जाएंगे, आप अपने पैर को संभाल संभाल के भाग रहे हैं, एकदम भाग रहे हैं। पूरा आपके बॉडी में पूरा एनर्जी एकदम भरा हुआ है। इसीलिए तो मना कर देते हैं, इसीलिए इसको मना किया गया है। किसमें? एथलीट्स को मना किया गया, क्योंकि उनको एक अलग सा पुश मिलने लगेगा, उनको एक अलग से एनर्जी मिलने लगेगी खेल के दौरान। ठीक है, तो इसको फ्लाइट या फाइट हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करा सकता है। प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल यानी कि आंख के पुतलियों का डायलेशन, फैल जाना, प्यूपिल डायलेशन। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, इरेक्शन यानी कि हमारे रुओं का खड़ा हो जाना, इरेक्शन। स्वेटिंग, स्वेटिंग भी करा सकता है, पसीना आना। तो इन सभी चीजों को कौन कराता है? एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनलिन रिलीज होता है वो कराता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? एंटीरियर टू किडनी, प्रेजेंट एंटीरियर टू किडनी, किडनीज लिखी क्योंकि ये दोनों किडनीज पे प्रेजेंट होता है। इधर वाली किडनीज पे भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, टॉप पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे, उसको एंटीरियर बोलते हैं। पीछे वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर।
आगे वाले पार्ट को वेंट्रल और इसके पीछे वाले पार्ट को, बोर्ड के उधर वाले पार्ट को, और इस पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल और उस पार्ट को डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टेरियर, आगे वेंट्रल, पीछे डॉर्सल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और दाएं बाएं लैटरल। तो एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ लिया। एक और ग्लैंड हमने छोड़ दिया है पीछे की तरफ, जिसका नाम था पीनियल ग्लैंड। चलिए पीनियल ग्लैंड को भी पढ़ लेते हैं। पीनियल ग्लैंड किससे जुड़ी हुई होती थी? ये एपिथैलेमस से जुड़ी हुई होती थी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है ये एपिथैलेमस से एक स्टॉक के माध्यम से, छोटी सी ग्रंथि, यह है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस पार्ट है किसका? फोरब्रेन का और डायनसेफ्लॉन का। यह है स्टॉक, यह है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है? ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल या मेंटेन करती है। स्लीप वेक या 24 आवर रिदम, 24 आवर रिदम या डाइअर्नल रिदम, डाइअर्नल अर्नल रिदम, रिदम को मेंटेन करती है। ये स्लीप इंड्यूस करती है, स्लीप इंड्यूस, यानी कि नींद लाने में ये सहायक है, ठीक है। ये बॉडी के पिगमेंट को भी, पिगमेंट मेंटेन करती है, बॉडी पिगमेंट, बॉडी पिगमेंट को भी रिलीज करती है, ठीक है। यानी कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये स्लीप वेक साइकिल को, यानी कि 24 घंटा आप अगर सोए भी रहे तो आपके भीतर एक प्रकार की अजीब सी चेतना, आपके भीतर एक अजीब प्रकार सी चेतना, दिन या रात होने की चेतना, आप किस समय सोएंगे आपको अपने आप नींद आ जाएगी, इन सभी चीजों को ये कंट्रोल करती है। छोटा सा उदाहरण ले, चिड़ियों के पास कोई भी घड़ी नहीं होती है, फिर भी वे सुबह में जग जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तो ये एक प्रकार से उनके भीतर नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई, नेचर के रूप में ये क्या है? वॉच है, घड़ी है। हमारे बॉडी में जब हम घड़ी की खोज नहीं किए थे, हमने लाइट्स की खोज नहीं की थी, बहुत सारी चीजों की खोज नहीं की थी, तो ये अपने आप एक प्रकार से हमारे बॉडी को रिदम में रखने का काम करता था कि आप इतना घंटे अपने आप सोइएगा, अपने आप जगिएगा, ये काम करिएगा, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों को मेंटेन करती है। ये स्लीप को इंड्यूस करती है, यानी कि ये नींद लाने में मदद करती है, बॉडी के पिगमेंट में भी इसका असर पड़ता है। तो पीनियल ग्लैंड को आप समझ गए होंगे, ये एपिथैलेमस से जुड़ा होता है और एपिथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता था, याद रखिएगा। नहीं याद है तो पिछले वाला लेक्चर जाके, नर्वस सिस्टम का जितना भी लेक्चर है जाके उसको अच्छे से देख लीजिए। पीनियल ग्लैंड हमने पढ़ लिया, एक एक ग्लैंड को मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। पीनियल ग्लैंड को पढ़ने के बाद अपना कौन सा ग्लैंड बाकी रह गया? टेस्टिस। क्या? टेस्टिस। प्रेजेंट आउट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखिए होता क्या है, ये हमारा मान लीजिए ये गर्दन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये गर्दन है, हम जानते हैं यहाँ पे हमारी लंग्स होती हैं, यहाँ पे हमारी लंग्स होती है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने रेस्पिरेशन और जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस में पढ़ लिया है, ठीक है। ये है हमारा एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि पेट वाला पार्ट, जिसमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारा ये टेस्टिस है, ये एब्डोमेन से बाहर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन। मैमल्स में टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर होते हैं, एब्डोमेन से कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। तो इसी बात को मैंने लिखा है एब्डोमिनल, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, नंबर में कितने होते हैं? 2। प्रेजेंट इन ओनली मेल, इन ओनली मेल, ये ओनली मेल में प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीट करते हैं, अच्छे से लिखिए, सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मेल सेक्स कैरेक्टर, मेल सेक्स कैरेक्टर, मेल सेक्स कैरेक्टर को लाता है, ठीक है। और क्या करता है, मसल बिल्डअप, मसल बिल्डअप यानी कि मसल को बिल्डअप भी करवाता है। और ये क्या करता है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल में सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। यानी कि दाढ़ी आना, अब मतलब मर्दों में जो भी चेंजेस होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। ये किसके कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। लिबिडो, लिबिडो यहाँ पे मत लिखिए, ठीक है। मेल सेक्स कैरेक्टर को बिल्डअप करता है मसल। आपने देखा होगा कि बॉयज में अलग से मसल्स, अलग मसल पावर ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि प्रकृति ने उनको टेस्टोस्टेरोन दिया है, ये हार्मोन गर्ल्स में नहीं होता। हाँ, अगर गर्ल्स में कोई जिम जा रहा है और कोई जिम जाकर बाहर से सप्लीमेंट ले रहा है, बाहर से कुछ हॉर्मोन्स को ले रहा है, अगर उसमें तो क्या होगा, उनमें टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा, उनमें अलग अलग, अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ये एक अलग बात है। उनमें भी हो सकता है, उनमें भी मूछ आ जाए, उनमें भी, किनमें, गर्ल्स में, ठीक है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये किसके द्वारा मेनली ये कंट्रोल किया जाता है, टेस्टिस के द्वारा। टेस्टिस रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन और ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मसल बिल्डअप, इन सभी चीजों में मदद करता है। स्पर्म की फॉर्मेशन में भी, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करता है। मेल जेनाइटल ऑर्गन्स को डेवलप कराता है। ऑल्सो हेल्प्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट इन मेल जेनाइटल ऑर्गन्स। मेल में जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनको डेवलप कराने में मदद करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में जान लिया, टेस्टिस के बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं ओवरीज के बारे में। मिटा दूं ओवरीज, ओवरीज, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड ही होती है, बाहर नहीं होती है, ठीक है। टू इन नंबर, टू इन नंबर, दो होती है, नंबर में कितनी होती है, दो होती है। देखिए ये है, ये होता था क्या, हालांकि ये अगले चैप्टर में हमको पढ़ना ही है। और यहां से यहां पे होता था क्या, यहाँ पे ओवरीज होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। कुछ ऐसे करके, और ये है ओवरीज, ओवरी, ठीक है। ये क्या होता है, ओवरी। ओवरी क्या करता है, सिक्रीट, सिक्रीट क्या, एस्ट्रोजन। ये ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन। और जो काम टेस्टोस्टेरोन को होता था मेल में, वही काम एस्ट्रोजन का होता है फीमेल में। यानी कि फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को ये बिल्ड करती हैं, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल, सॉरी फीमेल, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर लगता है मैं कुछ ज्यादा ही, कैरेक्टर, ठीक है। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को ये बिल्ड करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्प्स इन, helps in development of female female
सेक्स ऑर्गन्स लाइक वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। तो इन सभी चीजों को ये क्या करती है, डेवलप कराने में मदद करती है। कौन? इस इस्ट्रोजन। तो इस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराती है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। और कहाँ होती है ये? ओवरी किसके? ये यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस। अगले चैप्टर में हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगला वाला चैप्टर ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो उसको उसमें हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के नीचे यहाँ पे ओवरीज है। ओवरीज में एस्ट्रोजन बनता है, ओवरीज में एस्ट्रोजन बनता है, और ये एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को लाने में मदद करता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी कि मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि दूध की ग्रंथियां, इन सभी को डेवलप कराने में यह मदद करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो लेक्चर है, पूरा जो ग्लैंड वाला ग्लैंडुलर लेक्चर है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो पूरा एकदम डाउट पूछिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो पूछिए, लेकिन डाउट पूछने से पहले जिस चीज में आपको डाउट है उसको एक बार पीछे कर लीजिए लेक्चर को, और देखिए कि आप जो पूछना चाह रहे हैं, हो सकता है मैंने उसको लेक्चर में पहले ही बता दिया हो। प्लांट्स वाला जो सिस्टम है, मैंने प्लांट्स में क्या क्या छोड़ा है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, एंट्रोपिक मूवमेंट्स है, उनको मैं छोड़ रहा हूं। उनको मैं एक साथ एक लेक्चर में अलग से पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर लेकर उनको एक साथ ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।